हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का साइंस का पेपर करने वाले हैं। जो कि अगर हम बात करें तो ये राजन सीरीज जो है हम लोगों जो है कर रहे हैं एक एक सब्जेक्ट करके। तो इसमें जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरी तरह से जो है बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। और इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलता है 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न देखने को मिलता है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और अगर साइंस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कंप्लीट बिल्कुल करा चुके हैं। वहाँ पे सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, अतलग उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है समाप्त हो चुका है। अगर आप लोग जो है टॉपिक वाइज जो है देखना चाहते हैं सिलेबस, जो आप लोग जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट जो है उसमें जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इसका जो है भेज दिया जाएगा। वहां से आप लोग जो है देखकर जो है पढ़ाई अपना जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो इसमें जो है हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है एक एक करके यहाँ पे अब लोग देखने वाले हैं। इसके पहले जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हम लोगों का बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो इसमें जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग एक एक करके जो है इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि फसल चक्रण से क्या अभिप्राय होता है। जो फसल चक्र होता है उससे जो है क्या अभिप्राय होता है, यहाँ पे दिया हुआ है इसका अभिप्राय क्या होता है। तो फसल चक्रण क्या होता है कि किसी निश्चित भूमि में, ठीक है, किसी निश्चित भूमि में जो है निश्चित समय के लिए जो है समय वाली फसलों को लगातार अदला बदली करके जो है बोना फसल चक्रण कहलाता है। ठीक है, यानी अलग अलग समय पर जो है उसका अदल बदल करके जो है बोना फसल चक्रण कहलाता है। इसी को कहते हैं क्रॉप साइकिल या क्रॉप रोटेशन। ठीक है, फसल चक्रण किसी क्षेत्र की जो है भूमि, जलवायु और अन्य वातावरणीय कारकों के आधार पर जो है अलग अलग रूप से जो है अपनाया जाता है। और यह कृषि के लिए अत्यंत जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे जो है फसल की उर्वरता यानी मिट्टी की उर्वरता जो है बनी रहती है। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड में दिया है कि धातुओं की किन्हीं चार विशेषताएं लिखिए। तो धातुओं की विशेषताएं ये 2023 में क्वेश्चन आए। तो धातुएं क्या होती हैं? धातुएं जो है कठोर होती है। सॉरी। तो धातुएं कठोर होती हैं और उसके बाद में धातुएं जो है जल्दी ठंडी हो जाती है और ये चिकनी होती है। उसके बाद में धातुएं लचीली होती है और आसानी से जो है ये टूटती नहीं है। धातुएं भंगुर नहीं होती है। ठीक है, धातुएं विद्युत तथा उष्मा की जो है अच्छी तरह से संवाहक या उष्मा की चालक होती है, विद्युत के चालक होती है। ठीक है, और धातुएं जो है जल में डूब जाती है क्योंकि इनका घनत्व जो है अधिक होता है। अब ऊर्जा किसे कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का जो है संक्षिप्त विवरण बताइए। 2023 में आया हुआ है। तो ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, यहाँ भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो किसी वस्तु की जो है कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को जो W/T होता है तो इसको जो है हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है क्षमता इसे कहेंगे, क्षमता या शक्ति। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है इसी को हम जो है ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा कहता है। जो कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा कहती है। और ये जो है दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु की उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और उसकी एक विशेष स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, तो उसे जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे दिया है तंत्रिका ऊतक का जो है नामांकित चित्र बनाइए, यानी चित्र बनाना है और नामांकन करना है। ये देख सकते हैं, ये आपका ये तंत्रिका तंत्र हो गया, न्यूरॉन्स हो गया। ठीक है, और इसमें जो है ये सेल बॉडी हो गया, साइटोन इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक्सॉन ये हो गया। और ये जो इंड पॉइंट होता है ये नर्व इंडिंग पॉइंट इसे जो है हम जानते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि तंत्रिका ऊतक जो है मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में जो है ये पाए जाते हैं। यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण में जो है नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। और ये मांसपेशियों के संकुचन को जो है उत्तेजित करता है और पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करता है। भावनाओं, स्मृति तथा तर्क के लिए जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में देखा। अब हम देख रहे हैं कि छोटी माता संक्रामक रोग का प्रसार, लक्षण, बचाव बताइए। ठीक है,
जो छोटी माता होती है, ये किसके द्वारा होती है? प्रसार, लक्षण और बचाव बताइए। तो ये इन सभी के बारे में हम लोग जो है जब एग्जाम रथ बैच में जो है वहाँ पे बिल्कुल डिटेल्स में अध्ययन कर चुके हैं। तो छोटी माता क्या होती है? यह एक सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि संचारी रोग होता है। संचारी रोग जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में संपर्क आने से जो है फैलती है। और यह संक्रामक रोग जो है किसी आयु में भी हो सकता है, परंतु जन्म से जो है 10 वर्ष की आयु तक जो है बच्चों में ये मैक्सिमम जो है देखने को मिलता है। एक बार रोग हो जाने पर व्यक्ति में जो है जीवन भर के लिए रोग निरोध क्षमता जो है ये उपार्जित हो जाती है, ठीक है। ये जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। इस रोग का न कारण जो होता है बेरिसेला वायरस होता है। ये वायरस से होने वाले जो है रोग होते हैं। उसके बाद में रोग का प्रसार कैसे होता है कि छोटी माता रोग जो है श्वसन द्वारा बिंदुक संक्रमण से रोगी के जो है निकट संपर्क से आने, यानी इसीलिए इसे संक्रामक रोग कहते हैं, संचारी रोग, ठीक है। तो संपर्क में आने से और रोगी को जो है संक्रमित वस्तुओं से उस उपयोग से जो है अधिक होता है। ये उद्भव काल ये 14 से 21 दिन तक रहता है और संक्रामण काल जो है कृत्तिका निकलने निकलने के दिन के पूर्व से लगभग जो है 6 दिन तक जो है उसकी पपड़ी जो है संक्रामक होती रहती है। रोग के लक्षण क्या होते हैं? इसमें लक्षण देखने को मिलता है कि इसमें जो है हल्के ज्वर आते हैं और कमर दर्द होने लगता है। और अगर हम बात करें तो इसमें जो ज्वर का टेम्परेचर होता है ये 101 फ़ारेनहाइट से 102 फ़ारेनहाइट तक जो है हो सकता है। उसके बाद में दिया है कि ये ज्वर आने पर जो है 24 घंटे के अंदर शरीर के ढके हुए भागों में जो है दाने निकलने लगते हैं। ये मेन जो है ये सिंबल, ये मान लो कि ये जो कारक होता है ये सबसे अधिक देखने को मिलता है। वो 2-3 दिन में जो है इन दानों में जो है पानी भर जाता है और 6 से 7 दिन में दाने जो है सूख कर ये पपड़ी बन जाते हैं, ठीक है। रोग के बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके? तो रोग के बचाव के लिए जो है हम स्वास्थ्य अधिकारी को जो है तत्काल इसकी सूचना देनी चाहिए और रोगी को जो है पृथक कमरे में जो है रहने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। और पित्तिका होता है, पित्तिका निकालने के लिए जो है समय के एक एक सप्ताह तक जो है रोगी को अलग रखना चाहिए। और रोगी के जो है थूक, बलगम आदि को जो है जलाकर नष्ट कर देना चाहिए और जिससे जो है संक्रमण फैलने से बचा जा सकता है। उसके बाद में है कि रोगी के ठीक होने पर जो है रोगी के उपयोग का सभी सामान और कमरे के साबुन और सोडा गर्म पानी में जो है इसको अच्छी प्रकार से जो है धुल लेना चाहिए। अब यहाँ पे 6 नंबर में दिया कि खसरा रोग के प्रमुख लक्षण, प्रसार और बचाव के उपाय क्या-क्या हो सकते हैं। तो खसरा भी जो है छोटी माता की भांति जो है एक संक्रामक रोग होता है जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में संपर्क आने पर जो है ये फैलता है। यह भी जो है बच्चों में फैलने वाला जो है संचारी रोग होता है और 6 माह से 10 वर्ष की आयु में काफ़ी बच्चों में जो है इस रोग को प्रतिवर्ष जो है ग्रसित हो जाते हैं कई प्रकार के बच्चे, काफ़ी बच्चे। जीवाणु यह रोग जो है ये वायरस से होता है, छोटी माता भी वायरस से होता है और ये खसरा रोग भी जो है ये वायरस से होता है। रोग का प्रसार जो है प्रत्यक्षता रोगी के संपर्क में श्वसन द्वारा बिंदुक संक्रमण से या रोगी व्यक्ति के जो है संसर्ग से जो है होता है। उसके बाद में उद्भव काल की बात करें तो ये 10 से जो है 14 दिन के बीच में जो है होता है। और संक्रामक काल की हम बात करें तो दाने निकलने के जो है 4 दिन पूर्व और 5 दिन बाद तक जो है संक्रामक काल होता है, ठीक है। और रोग के लक्षण, इसमें लक्षण जो देखने को मिलता है जैसे जुकाम आना, सिर दर्द होना, खांसी होना और हल्का जो है ज्वर आना, इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। 1-2 दिन बाद जो है ज्वर की तीव्रता 103 फ़ारेनहाइट हो जाती है और इसमें जो है 101 फ़ारेनहाइट से लेकर 102 फ़ारेनहाइट तक जो है हो सकता है, ठीक है? इसमें जो है 103 यानी उससे अधिक फ़ारेनहाइट इसमें हो जाता है और नाक तथा आँखों से जो है पानी आने लगता है। उसके बाद में ज्वर के चौथे दिन में क्या होता है कि मुँह के अंदर के भाग जो है चेहरा और कान के पीछे दाने जो है निकल आते हैं। उसके बाद में धीरे-धीरे दाने जो है शरीर में फैल जाते हैं और खसरे में 1-2 दिन तक यह जो दाने जो है तीव्रता पर रहते हैं और फिर जो है ये सूखने लगते हैं। रोग के बचाव के लिए क्या कर सकते हैं खसरा रोग के? तो यदि रोग का संदेह हो, तो संदेही व्यक्ति को जो है तत्काल पृथक जो है इसे कर देना चाहिए और खसरा के रोगी को जो है 7 दिनों तक रोगी को सभी से जो है अलग रखना चाहिए और रोगी के श्वसन मार्ग से जो है निकलने वाली जो पदार्थ होती है उसको जलाकर जो है नष्ट कर देना चाहिए। और रोग ठीक होने पर रोगी के सभी सामान को जो है ठीक तरह से विसंक्रमित जो संक्रमित रहता है उसको जो है डिटॉल पानी से जो है धुल देना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग 7 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है?
तो ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करें तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार जो है ऊर्जा को ना तो विनाश किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल इसको जो है वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में जो है केवल कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा जो है सदैव नियत रहती है। ऊर्जा का रूप की अगर हम बात करें तो इसमें जब जब ऊर्जा एक से दूसरे रूप में जो है बदलती है तो ऊर्जा का एक भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिससे हम लाभदायक कार्य नहीं कर पाते हैं और साधारणतः ऊर्जा का यह भाग जो है इसे व्यर्थ माना जाता है और इसी को जो है ऊर्जा क्षय के रूप में हम जानते हैं। और ऊर्जा का रूपांतरण में क्षय हुई ऊर्जा का अधिकांश भाग जो है ऊष्मा के रूप में जो है बदल जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या होते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण क्या होता है कि ऊर्जा को आप सभी लोगों को पता होगा कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको एकमात्र केवल एक ही रूप से दूसरे रूप में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो समस्त ऊर्जा जो है सदैव नियत रहती है, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 8 नंबर में दिया है कि उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को जो है उदाहरण सहित समझाइए। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन यह परिवर्तन होता है कि होने के पश्चात जो है पदार्थ अपनी पहली अवस्था में आ जाते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन का अगर सिंबल देखें तो इस प्रकार से इस परिवर्तन में जो है नए पदार्थ जो है उत्पन्न नहीं होते हैं, कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं, जैसे पानी का ठंडा होकर बर्फ बनना, इसी को जो है भौतिक परिवर्तन में ये अधिकतर जो है देखने को मिलता है, ठीक है। देखने को मिलता है जैसे पानी हो गया यहाँ पे आपका, ये वाटर हो गया, WH2O, ठीक है। और उसके बाद में ठंडा होकर ये बर्फ बन जाता है। पानी हो गया, पानी पे अगर ये ठंडा होगा तो बर्फ बनेगा और बर्फ को जो है टेम्परेचर अगर हम देंगे, टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा, ये पानी बन जाएगा। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन हो गया जैसे पानी हो गया, बर्फ हो गया, बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं, ठीक है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? ये केवल एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शन, ठीक है। यह परिवर्तन होने के पश्चात अपनी पहली अवस्था में ये वापस नहीं आ सकता है। जैसे कागज का जलना, कोई कागज हो गया, पार्ट हो गया, पीस हो गया, तो इसको जब जलाएंगे तो ये दोबारा जो है कागज नहीं बन सकता, ये राख बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर में दिया है कि अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइड के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है। अम्ल वर्षा का मछली, मृदा एवं पौधों पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल वर्षा जो है प्राथमिक कारण क्या होता है? वातावरण में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर सल्फर ऑक्साइड SO2, ठीक है। उसके बाद में अम्लीय जीवन पौधों, जानवरों, मनुष्यों आदि पर जो है कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। और अम्लीय वर्षा से पानी में जो है एल्युमिनियम की जो है अधिकता होने पर जो है मछलियों के लिए जो है ये घातक सिद्ध होता है और मृदा गंभीर रूप से जो है बाधित होती है। और पौधों के लिए जो है जरूरी आवश्यक तत्व जो है नष्ट हो जाते हैं और वह सही प्रकार की जो है पनप नहीं पाते हैं, ये जो मछली होते हैं। परिवर्तन क्या होता है? तो परिवर्तन जिसे चेंज कहते हैं। तो परिवर्तन जो है हर प्रकार के वस्तु, व्यक्ति या समाज में होता है। किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है, स्थिति में, दशा में, रूप में, रंग में, ताप में, आकार में, अवस्था में आदि में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो विभिन्न परिवर्तनों को जो है पहचान वस्तुओं के भौतिक गुण, उसके भौतिक गुण जैसे रंग हो गया, आकृति, परिमाण, ताप, आयतन, अवस्था, संरचना और रासायनिक गुणों के आधार पर जो है परिवर्तन देखने को मिलती है। जैसे दैनिक परिवर्तन में होने वाले परिवर्तन जैसे हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन जैसे कोयले, लकड़ी, मोमबत्ती आदि का जो है जलना, दाल, सब्जियों का पकना और आटे से जो है रोटी बनाना, दूध से दही बनाना। यहाँ पे जो है मिल्क था, उसके बाद में ये दही बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दैनिक जीवन में जो परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना, गीले कपड़ों का सूखना, ये सभी दैनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझाए। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें जो है केवल स्टेट जो है स्टेट चेंज होता है। मान लो कि अगर लिक्विड है लिक्विड है ठीक है, लिक्विड के बाद में जो है ये सॉलिड हो जाता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो लिक्विड में जो है आपका H2O हो जाएगा और बर्फ की बाद में उसके बाद में ये बर्फ बन जाएगा तो जो कि सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें केवल जो है स्टेट चेंज होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो है इसमें जो है न्यू पदार्थ जो है इसमें फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें, भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की आकृति और भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है। केवल
इसकी भौतिक अवस्थाएं जो है परिवर्तित होती है, परंतु इसके फलस्वरूप कोई नवीन पदार्थ जो है नहीं बनता है। इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण हो गया पानी का जो है बर्फ बनना और वाष्प में जो है परिवर्तित होना, नमक या चीनी का पानी में जो है घुलना, पदार्थ का चूर्ण बनना। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन, जो केमिकल चेंज होता है, इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद जो है नवीन पदार्थ बन जाता है और जिसके गुण जो है मूल पदार्थों के गुणों से जो है अलग होते हैं, क्योंकि इसमें जो है न्यू पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन इसी को कहते हैं। और नए पदार्थ को पुनः जो है मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर कागज हो गया, कागज अगर आप लोग जला दिए तो कागज जलाने के बाद जो है ये दोबारा जो है अपने पुराने पदार्थ यानी मूल अवस्था में जो है ये परिवर्तित नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लोहे की कील पर जो है जंग लगना, जो जंग लगता है ये लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, और दूध से जो है दही का बनना, इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, जो बैक्टीरिया पाई जाती है, जिसके द्वारा जो है ये दूध से दही का निर्माण होता है, जो कि रासायनिक प्रक्रिया होती है। पदार्थ का जलना हो गया, दूध का फटना या दूध का जमना, भोजन का पचना, लोहे की कील पर जंग लगना, जो कि हमने यहाँ देखा लोहे की कील पर जंग लगना, ये दोबारा जो है यहाँ पे टाइपिंग। तो यहाँ पे हमने देखा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में इसके आगे हम लोग जो है बात कर रहे हैं, इसके आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं परमाणु। परमाणु क्या होता है, तो इन सभी के बारे में हम लोग जो है विस्तार से बिल्कुल अध्ययन कर चुके हैं। जब हम कोर्स चल रहा है तो वहाँ पे आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं साइंस का। तो परमाणु से जो है आप क्या समझते हैं, तो किसी तत्व का जैसे परमाणु हो गया, ये परमाणु हो गया आपका, इसके जो है नाभिक में जो है क्या प्रोटॉन और उसके बाद में न्यूट्रॉन रहता है और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो किसी तत्व का जो है सूक्ष्मतम अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व हो, इसकी संरचना नाभिक और इलेक्ट्रॉन से जो है मिलकर बनती है। ये नाभिक हो गया और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है, और नाभिक में जो है न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इसी को जो है परमाणु का जो है आवेश शून्य होता है। ठीक है, हैजा रोग किस प्रकार फैलता है, जो हैजा रोग होता है ये जो है किस प्रकार से फैलता है। तो हैजा रोग जो है बहुत ही तीव्र संक्रामक रोग माना जाता है, और यह रोग जो है गर्मी के मौसम में अधिक फैलता है, और देश में जो है समय समय पर इसका जो है प्रसार महामारी के रूप में भी जो है देखा जाता है, और यह सभी आयु वर्ग के लोगों को जो है समान रूप से प्रभावित करता है। जैसे विब्रियो कालेरी के कारण यह जो है रोग फैलता है। उसके बाद में यहाँ पे 14 नंबर में दिया है कि मलेरिया रोग जो है किस मच्छर के प्रसारित होने से होता है और इसके लक्षण बताइए। तो इसके जो है मलेरिया रोग एनाफिलीज जो नाम का मच्छर होता है, इसी के जो है प्रसारित से होना है। इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो मलेरिया रोग के जो है प्रारंभ में शरीर क्या होता है, कमजोर हो जाता है, और हाथ पाँव में जो है दर्द होने लगता है और सिर दर्द होने लगता है। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद अत्यधिक ठंड लगकर जो है रोगी को जो है ज्वर आ जाता है। उसमें ठंड लगता है और ज्वर आ जाता है, और ठंड की अवस्था में रोगी को जो है कपकपी आने लगती है, और इस अवस्था में आधे घंटे या 2 घंटे तक जो है ये रहती है। उसके बाद ज्वर का जो टेम्परेचर होता है 103 से लेकर 105 तक जो है पहुंच जाता है, और कुछ समय बाद जो है पसीना आना और ज्वर उतर जाता है। ठीक है, और ज्वर उतरने के बाद भी जो है जी जो होता है वो मिचलाने लगता है, और वमन की जो है शिकायत बनी रहती है। इसी प्रकार से जो है ज्वर की शिकायत प्रतिदिन और दूसरे दिन और हर तीसरे दिन के बाद जो है होती रहती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप लोगों को ये ज्वर है तो आप लोग उपचार करा सकते हैं समय से पहले। उसके बाद में यहाँ पे 15 नंबर में दिया कि रासायनिक सूत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके प्रकार बताए। तो रासायनिक सूत्र के प्रकार की बात करें तो मूलानुपाती सूत्र हो गया, इम्पीरिकल फार्मूला इसे कहते हैं। तो ये एक मूलानुपाती सूत्र क्या होता है कि वह सूत्र जिसमें किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या के सरल अनुपात का जो है बोध होता है, उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, जो जैसे कोई यौगिक हो गया उसमें जो है अणु में उपस्थित जो विभिन्न तत्व होते हैं उनमें जो है रेशियो जो देखने को मिलता है उसी को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे CH2O है ना, ये मूलानुपात। जैसे ग्लूकोज के अणु में कार्बन, यहाँ जैसे C6H12O6, इसको हम लिख सकते हैं कि CH2O। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी यौगिक में, ठीक है, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित उस तत्व के जो है परमाणु का
जो सरल अनुपात होता है उसी को हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 2 है और उसके बाद में ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे परमाणु जो है यहाँ पे 1:2:1 के अनुपात में है, ठीक है। तो ये मूलानुपाती सूत्र हो गया। उसके बाद में जो आणविक सूत्र होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आणविक सूत्र जो है वह सूत्र होता है जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का जो है बोध होता है। ठीक है, कितने जो है अणु सूत्र जो आणविक सूत्र होता है इसमें वास्तविक संख्याओं का बोध होता है, कितना हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ठीक है। तो जैसे हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के जो है एक अणु में ये पूरा जो है अणु होता है, ये आपका ये पूरा अणु है, इसे हम अणु कहेंगे। और ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तत्व होता है, ठीक है। तो 6 परमाणु होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के जो है 6 परमाणु होते हैं। कार्बन जो है यहाँ देख सकते हैं 6 परमाणु हो गया और हाइड्रोजन के 12 परमाणु और उसके बाद में ऑक्सीजन के जो है 6 परमाणु होते हैं। इस आणविक सूत्र यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आणविक सूत्र जो होता है उसमें जो है वास्तविक संख्या का जो है बोध कराता है, तो उसी को हम कहते हैं आणविक सूत्र। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र जो है वह सूत्र होते हैं जिसमें यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या तथा उनकी एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था का जो है बोध होता है, किस प्रकार से वो जुड़े हैं, किस बांड द्वारा जुड़े हैं, ठीक है। तो इसी को जो है स्ट्रक्चरल जो है फार्मूला कहते हैं। जैसे मेथेन हो गया, मेथेन का CH4 होता है और इसका आकार जो है चतुष्फलकीय होता है और इस कार्बन परमाणु पर चतुष्फलकीय केंद्र में होता है। जो कार्बन होता है ये केंद्र में होता है। जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और जो हाइड्रोजन के बीच में जो है एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो है कितना बॉन्ड पाया जाता है 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। कोर का बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में हम देखते हैं अम्ल क्षार लवण को जो है स्पष्ट करना है यहाँ पे। तो अम्ल क्या होता है, तो अम्ल वह पदार्थ होते हैं जिनको जो है जल में घोलने पर ये हाइड्रोजन आयन देते हैं या जो है हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त जो है कोई धनायन नहीं देते हैं, जैसे हाइड्रोनियम आयन भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्षारक क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ है, ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर जो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन के अतिरिक्त जो है कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, तो इसी को हम बेस या जो है क्षारक कहते हैं। लवण की बात करें तो लवण क्या होता है, जब धनायन तथा किसी अम्ल के ऋण आयन जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन आयन, उसके बाद में NO3 आयन और उसके बाद में SO4 आयन, ठीक है, से बने यौगिक जो है लवण कहलाते हैं। कुछ लवण में जो है धनायन धात्विक आयन ना होकर जो है कुछ परमाणु का समूह होता है। जैसे यहाँ पे अमोनिया NH4 पॉजिटिव आयन हो गया, ठीक है, अमोनियम आयन और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड हो गया कार्बन नाइट्रेट से, ठीक है। आदि लवणों के जो है महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। CuNO3 ऑफ होल्थराइड, इसका जो है आप लोग नाम बताइए, केमिकल नाम क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि वायु प्रदूषण के स्रोत और इसके दुष्प्रभाव बताए कि वायु प्रदूषण जो है किस प्रकार से होता है। तो वायु जो है आप सभी लोगों को पता है कि वायु जीवन जीवन का जो है आधार होता है और वायु में जो है गैसों की एक निश्चित मात्रा में होती है, एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ये 78% पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता है और इसके अलावा जो परसेंट होती है उसकी अलग अलग प्रकार की जो है गैस पाए जाते हैं, जैसे आर्गन हो गया, ठीक है। तो वायु में सभी गैसें जो है उचित अनुपात में जो है ये रहती है और यही कारणों से जो है गैस की मात्रा वायु में कम अथवा अधिक हो जाती है, तो वायु का जो है संतुलन बिगड़ जाता है और उसी को जो है वायु का जो है प्रदूषण कहते हैं। गैसों की मात्रा अधिक हो जाती है, कमी या अधिक देखने को मिलती है वायुमंडल में, तो उसी को हम कहते हैं वायु प्रदूषण हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम जो है स्रोत देखते हैं कि वायु प्रदूषण के जो है क्या क्या स्रोत होते हैं। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के अगर स्रोत देखें तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण मानव की गतिविधियों के कारण जो है अधिक होते हैं। जैसे इसके साथ साथ जो है बहुत प्रदूषण जो है प्राकृतिक कारणों से होते हैं। अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण के जो है प्राकृतिक कारण और उसके बाद में वायु प्रदूषण के मानवीय कारक
जो है देखने को मिलते हैं। वायु प्रदूषण, जैसे वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो जैसे सड़क पर जो है ये वाहन जो चलते हैं इसके अलग प्रकार से गैसें निकलती है, जिसके द्वारा वायुमंडल में जो है गैसों की मात्रा जो है कम या अधिक होने, यानी उसमें जो है चेंजिंग देखने को मिलती है, और उसी को जो है हम लोग वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन के द्वारा जो है हमारे ऊपर किस प्रकार से इसका इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो सीओ होता है, ये गैस द्वारा जो है ये मस्तिष्क पर जो है ये प्रभाव डालता है। इससे व्यक्ति में जो है कैंसर कैंसर, दमा और क्षय रोग जो है आदि बीमारी होती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता है, ये गाड़ी के अर्धजलित वाहन जो क्या होता है वो ईंधन होता है, उसमें से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और इसके साथ ही जो सिगरेट पीते हैं उससे भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और इसके साथ ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है गैस, मनुष्य के फेफड़े से संबंधित बीमारी जैसे यहाँ पे दमा हो गया और खांसी आदि, ये सभी जो है देखने को मिलती है। जैसे कार्बन पदार्थों की अधिकता के कारण और धुआं से जो है कैंसर और क्षय रोग जो है हो जाते हैं। ओजोन के प्रभाव से जो है आंखों के रोग और सीने में जो है जलन और खांसी और त्वचा कैंसर आदि रोग जो है देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे 18 नंबर की हम बात करते हैं। 18 नंबर में दिया है कि जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं और इसका दुष्प्रभाव भी बताइए। जो जल प्रदूषण होता है ये क्यों होता है, किसके द्वारा, इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, और इसको जो है दुष्प्रभाव, अगर जल प्रदूषण हो रहा है तो इसके दुष्प्रभाव से हमें क्या हानियां होगी और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये 2020 में आपके एग्जाम में आया। यहाँ पे जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जल प्रदूषण क्या होते हैं। तो जल में जो है कई प्रकार के खनिज और कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ और गैसों के एक निश्चित अनुपात से जो है कम और अधिक या अन्य अनावश्यक पदार्थ जो है आकर जो है मिल जाते हैं, और इसी को जो है हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन के बाद अगर हम बात करें इसका सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो जो जल प्रदूषण होता है ये कारखानों से जो है जो जल निकलता है, निकासी होता है। कारखानों का कचरा, जिसमें जो है पारे और शीशे की जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं और नदियों में जो है ये बहा देते हैं, जिसके ज्वाल द्वारा जो है जल का प्रदूषण देखने को मिलता है। उसके बाद में है कीटनाशक दवाओं का जो प्रयोग करते हैं उसके द्वारा भी जो है, जैसे DDT और एल्ड्रिन, DDT हो गया, इसका जो है प्रयोग देखने को खेत में मिलता है। और हानिकारक कीटनाशक पदार्थों का जो है प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा जो है जब नदी के जल में जो है ये बहकर जो है नदियों में पहुंच जाता है, और जिसके द्वारा जल जो है प्रदूषित हो जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या हो गया, जब मान लो कि रेडियोधर्मी प्रदूषण जैसे जो नाभिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें जल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ भी जो है भूमि से जो है जल प्रवाह में जो है पहुंच जाता है, जिसके कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि कच्चा पेट्रोल निकालने और भरते समय जो है समुद्र में ये गिरकर पाई जाती है, और इस प्रकार से जो है जल दूषित हो जाता है। तो यहाँ पे हमने स्रोत के बारे में बात किया कि जल, कोई भी जल हो गया किस प्रकार से प्रदूषित होता है। उसके बाद में इसके दुष्प्रभाव की बात करें तो दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अवांछित अपशिष्ट पदार्थों की जल में जो है मिलने से कई भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन जो है आ सकते हैं। और जल प्रदूषण से जल में रहने वाले जो पौधे होते हैं और जल को जो है जंतु को जो है ये ठीक प्रकार से अच्छा खासा मतलब प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए जो है आप लोग प्रयास करिए कि जल में प्रदूषण ना हो पाए। मनुष्य भी जो है अत्यधिक प्रभावित होता है, और प्रदूषित जल पीने से जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, क्षय रोग में आंधी बुखार, इसी टाइफाइड को कहते हैं। और क्षय रोग ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है। जैसे पीलिया हो गया, ये सभी जो है जल प्रदूषण के कारण होती है। प्रदूषित जल में जो है कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु जीवाणु विषाणु और हानिकारक कृमि और उनके अंडे जो है पाए जाते हैं, जो मनुष्य में जो है बीमारियां उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है कि निम्न प्रकार के आविष्कार किसने किया था। परमाणु संरचना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु संरचना और परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे इससे जो है आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो परमाणु संरचना की बात करें तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यहाँ पे बोर और रदरफोर्ड। प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हम जो है ईटा ईटा पर नाच, ये आप लोग जो है रट सकते हैं। और इससे जो है जैसे ईटा हो गया, ई से हो गया आपका ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टा से आपका हो जाएगा थॉमसन, थॉमसन।
ठीक है। उसके बाद में पा से प्रोटॉन होगा, यानी ये प्रोटॉन हो गया, और प्रोटॉन की खोज की कौन करेगा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बेटा रहेगा। और उसके बाद में ये न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ये रदरफोर्ड हो गया, चैडविक हो गया, थॉमसन और चैडविक। यहाँ पे ये आप लोग ट्रिक से इतना याद कर सकते हैं। बल्कि परमाणु संरचना, इसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी कहते हैं, ये भी जो है आप लोग याद कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणुवादी सिद्धांत। ठीक है। ये 1803 ईस्वी में आया था। उसके बाद में 1800, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 ईस्वी में। ठीक है। अब उसके बाद में जो है यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं 1913 में ही जो है ये परमाणु संरचना की खोज हुई थी। और परमाणु संरचना की जब खोज हुई तो इसमें परमाणु संख्या का जो मोजले, परमाणु संख्या का जो है खोज हुई। ठीक है। उसके बाद में रदरफोर्ड, यहाँ पे 1919 प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है ये रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में खोजा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 20 नंबर में कि तत्व एवं उनके वर्गीकरण को जो है स्पष्ट कीजिए। तो तत्व क्या होता है और वर्गीकरण क्या होता है? तो जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उन्हें जो है तत्व एलिमेंट कहते हैं। और तत्वों को जो है प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब तक जो है 119 तत्व जो है खोजे जा चुके हैं, जो कि पीआरडी टेबल में आप देख सकते हैं। अलग अलग तत्वों के जो है परमाणुओं के गुणों में जो है भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन किसी तत्व के सभी परमाणुओं के गुण जो है समान होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व हो गया, तो ये ऑक्सीजन अणु हो गया, तो इसमें जो है जितने भी परमाणु देखने को मिलेगा, ये ऑक्सीजन मान लो कि ये आपका ये तत्व हो गया, एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये तो अणु हो जाएगा। तो इसमें जितने भी परमाणु होंगे वो उन सभी के जो है गुण में जो है गुणों में भिन्नता होती है। ठीक है। अलग अलग तत्वों के अगर अलग अलग है, अगर समान है, एक ही परमाणु है, तो उसमें जो है समानता देखने को मिलती है। जैसे ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। यौगिक क्या होता है कि यौगिक में जो है एक निश्चित अनुपात यानी फिक्स रेशियो होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 या 2 से अधिक तत्व के जो है इसमें ये फिक्स होता है। और मिश्रण में क्या होता है, इसमें जो है ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है फिक्स नहीं होता, केवल आप लोग इतना याद रखिए। तो इसी को यौगिक कहते हैं। और यौगिक के अवयव तत्वों के यौगिक के गुण जो है अलग अलग होते हैं। और यौगिक के सूत्र से उनमें जो है उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है ज्ञात हो जाती है। जैसे नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट, जल आदि, ये सभी जो है यौगिक होते हैं। मिश्रण की अगर हम बात करें तो मिश्रण में जो है अभी हमने बताया कि इसमें जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों की मात्रा जो होती है, इसमें जो है अनिश्चित यानी फिक्स नहीं होता है। ठीक है। मिलकर जो है मिश्रण बनने, मिक्सचर जैसे सिरका हो गया, पीतल हो गया, सोडा वाटर हो गया, वायु हो गया, शरबत हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। इसके आगे जो है हम लोग कल के वीडियो में जो है करने वाले हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं या आप लोग इसके अलावा भी जो है कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हैं, तो राजन सीरीज को जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वो सॉरी, एग्जाम रथ बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल जो है विस्तार से जो है आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल को जुड़ सकते हैं, अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे 21 नंबर से हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।